आदिवासी या एबोर्जिन या ट्राइब एज आइडेंटिटी कुड़मी महतो समुदाय को स्वीकार नहीं था। अभी रेल रोको, यहाँ जाओ वहां जाओ कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से 1920 के दशक में आदिवासी आइडेंटिटी के रूप में उनको जब डाला गया तो उसको खारिज करने के लिए पूरा मूवमेंट उन लोगों ने चलाया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब उनको 1911 में, 1921 में और 1931 के दौरान जब उनको जनगणना में शामिल किया गया, तब कुड़मियों ने खास तौर पर इसका विरोध किया कि हम एबोरिजिनल, चूंकि तब ट्राइब नहीं कहा जाता था, उनको एबोरिजिनल ही कहा जाता था। तो आप ये कह रहे हैं कि एक मूवमेंट शुरू हुआ कि आप हमको इस श्रेणी में मत रखिए। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। आप जितनी भी बातें कह रहे हैं कि कुड़मियों ने तब इसके खिलाफ बाकायदा एक मूवमेंट क्रिएट किया और उन्होंने कहा कि हम एबोरिजिनल नहीं हैं, और इसलिए उन्होंने स्मारक पत्र सौंपा और तब उनको जो है वो जनगणना से, सेंसस से हटा दिया गया। इस बात के क्या कोई प्रमाण है या सिर्फ ये बातें कहीं सुनी बातें हैं जो पारंपरिक तौर पर आदिवासी संगठनों में ये बातें कही गई? इसका कोई प्रमाण है साहित्यिक तौर पे? हाँ, मैंने कहा ना कि 1931 का सेंसस मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता था कि आदिवासी हम होंगे तो हम बहुत नीच कहे जाएंगे, जंगली, अनपढ़, गंवार कहे जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहते थे, अपने स्टेटस ऊंचा करना चाहते थे, इसलिए वो अपने आपको छत्री, और वो बोलते भी थे कि हम लोग शिवाजी के वंशज है, हम लोग का गौरवशाली इतिहास है। 10 साल पहले कभी इनको कहीं सरहुल मनाते, करम मनाते कहीं पे आप नहीं देखेंगे। ये जो भी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं वगैरह वगैरह, कोई डिबेट में आप नहीं देखेंगे। आप इससे भी पुराना चलिए, इनका कुड़मी समुदाय के सबसे बड़े नेता हुए विनोद बिहारी महतो बाबू। उन्होंने खुद भी जो है शिवाजी समाज का गठन किया। यदि ये गर्व करते आदिवासी आइडेंटिटी पर, तो कोई ना कोई इनके पास संगठन होता। आदिवासी नामक संगठन इनके पास कुछ भी एक भी नहीं मिलेगा आपको। वो नदी घाटी सभ्यता इनका है। यहाँ भी आप देखिएगा कि पूरा दामोदर नदी जो है उसी के आसपास आप बैठे हैं। आदिवासियों को आप देखिएगा, जहां से भी किधर से भी खदेड़े गए, अंत में वो जंगल में ही रहते हैं। डॉक्टर शरद चंद्र रॉय, एसी रॉय, उन्होंने मुंडाज एंड देयर कंट्री किताब लिखा, उन्होंने उरांव ऑफ छोटानागपुर लिखा, उन्होंने खड़ियाज ऑफ छोटानागपुर लिखा। जब ये लोग इतना पुराने थे तो इतने बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। क्यों भाई? इस वक्त झारखंड में एक ही मांग हर जगह से उठ रही है, और मांग खासकर एक विशेष समुदाय से, और वो समुदाय है कुड़मी। कुड़मी लगातार कई वर्षों से ये आंदोलन करते रहे हैं, ये मांग केंद्र सरकार से करते रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में डाला जाए। इसके साथ साथ उनकी दूसरी मांग भी है कि उनकी भाषा को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के तौर पर उसे स्वीकार किया जाए। अब असल में मुद्दा ये है कि जब लगातार कुड़मी ये आंदोलन कर रहे हैं, तब जब ये जंतर मंतर तक पहुंचकर अपनी बात लगातार बुलंद कर रहे हैं, केंद्र सरकार के ध्यान की खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तब झारखंड और साथ साथ झारखंड के अलावा बाकी सटे राज्यों में जहां पे आदिवासी हैं, तब उनके कान खड़े हो रहे हैं। कई आदिवासी संगठन लगातार कुड़मियों की इस मांग का पुरजोर तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। इन तमाम मसलों पर न ही पक्ष न ही विपक्ष, बिल्कुल न्यूट्रलाइज होकर के इस तमाम मसले पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाकई कुड़मी पहले आदिवासी थे क्या? अगर थे तो 1951 की जनगणना से पहले क्यों उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया और बाद में क्यों उस सूची से उनको हटा दिया गया? क्या वाकई जो कुरमाली उनकी भाषा है, क्या उसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है क्या? क्यों आदिवासी ये खतरा महसूस कर रहे हैं कि कुड़मियों को अगर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए तो उनके लिए आरक्षण या उनके लिए जगह को लेकर किल्लतें होंगी, उनके लिए स्पेस को लेकर जो लड़ाई लड़ते रहे हैं वो स्पेस छीन लिया जाएगा? इन तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड के नहीं बल्कि पूरे देश के जाने माने आदिवासी मामलों के जानकार ग्लेडसन डुंगडुंग जी हैं। आप कई किताबें लिख चुके हैं, इसके साथ साथ आदिवासी मसलों पर लगातार लिखते, बोलते, पढ़ते रहे हैं। पेशा अधिनियम को किस तरीके से गांव समाज में लागू किया जाए उसको लेकर लगातार प्रयासरत रहे हैं। कुल मिलाकर एक्टिविज्म इनका मूल काम है। इन्हीं से तमाम मसलों पर हम जानेंगे, समझेंगे। एक तो लगातार बीते कुछ दिनों से एक कुड़मी जो मूवमेंट है उसे हम देख रहे हैं, उसकी ताप को भी महसूस कर रहे हैं। कभी रेल को रोका जा रहा है, कभी सख्त चेतावनी दी जा रही है राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को, कि आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। आदिवासियों को इससे क्या प्रॉब्लम है, पहली बात, और इससे भी पहला सवाल ये कि ये मांग कितनी उचित है आपके अनुसार? देखिए, सबसे पहले तो आपको जोहार, आपके दर्शकों को जोहार, और आपने इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पूरा मसला को अगर आप देखेंगे तो
ये आइडेंटिटी वर्सेस प्रिविलेज, इसको हिंदी में कहेंगे तो पहचान बनाम फायदा, ये दोनों के बीच में इसको एनालिसिस करना होगा जी। इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ, चूंकि ब्रिटिश हुकूमत ने इनको एबोर्जिन के रूप में अंकित किया था, लिस्ट में, सूची में डाला था 1911 1921 बिल्कुल, और ब्रिटिश हुकूमत ने ही हाँ। सूची से हटाया। हम्म, इसमें भारत सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। हम्म, अब सवाल यह आता है, यदि ब्रिटिश हुकूमत ने ही सूची में डाला था हम्म, और उसी ने हटाया तो क्यों ऐसा हुआ? हम्म, ऐसा इसलिए हुआ, जैसे मैंने कहा आपको, आदिवासी या एबोर्जिन या ट्राइब एज आइडेंटिटी हम्म। कुर्मी महतो समुदाय को स्वीकार नहीं था। तब की बात। तब की बात। हम्म। आज क्यों स्वीकार हो रहा है? क्योंकि आज वो उनका पूरा डिस्कोर्स में आप देखेंगे तो वो फायदे ही गिना रहे हैं। उनकी जनसंख्या इतना है तो वो मिलेगा, वो हम लोग उस पर आएंगे। लेकिन तब कैसा अभियान इन लोगों ने चलाया? इन्होंने मतलब 1920 के दशक में, जैसे अभी वो फायदा लेने के लिए एसटी सूची में खुद को अंकित करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, अभी रेल रोको, यहाँ जाओ वहां जाओ कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से 1920 के दशक में आदिवासी आइडेंटिटी के रूप में उनको जब डाला गया तो उसको खारिज करने के लिए पूरा मूवमेंट उन लोगों ने चलाया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब उनको 1911 में, 1921 में और 1931 के दौरान जब उनको जनगणना में शामिल किया गया, तब कुर्मियों ने खास तौर पर इसका विरोध किया कि हम एबोर्जिनल, चूंकि तब ट्राइब नहीं कहा जाता था, उनको एबोर्जिनल ही कहा जाता था। तो आप ये कह रहे हैं कि एक मूवमेंट शुरू हुआ कि आप हमको इस श्रेणी में मत रखिए। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। वो वजह यह था कि उन दिनों जिस तरह से, यदि आप देखेंगे, जो संस्कृत जितने भी साहित्य हैं आदिवासियों के बारे में कैसे लिखे गए हैं, या पूरा बाद के दिनों में जो नैरेटिव बना, आदिवासी मतलब असुर, दानव, जंगली, नीच वगैरह वगैरह, और 1920 के दशक में आप जाएंगे तो मूलतः आदिवासियों को जंगली आदिवासी ऐसे ही कहा जाता था, मतलब हीन भावना से देखा जाता था। तो इसलिए उनको स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आदिवासी नहीं हैं, हम अबोर्जिन नहीं हैं, हम जो है क्षत्रिय कुर्मी हैं। और उन्होंने बजब्ते जो है ब्रिटिश हुकूमत को 1930 में स्मार पत्र दिया, वो भी अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा के द्वारा, और मांग किया, और उसी के आधार पर 1931 में जब जनगणना हुआ उनको हटाया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये लोग नैरेटिव बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग 1931 में भी जनगणना में हम लोग थे, और कुछ लोग उस रिपोर्ट को डाल डाल के मुझे भी अटैच कर रहे हैं। तो मैंने उसको गौर नहीं किया था, आज मैं बहुत गौर से पढ़ा, तब उसमें मैंने देखा, मुझे हंसी आई। वो लोग उसमें देख भी नहीं रहे कंटेंट। कुर्मी के बारे में, कुर्मी महतो के बारे में जिक्र है जरूर, लेकिन उसमें क्या जिक्र है? उसमें जिक्र ये किया गया है, एज ए अबोरिजिन उनको लैंड रेवेन्यू जो लॉज है उसमें प्रिविलेज मिलता है। और प्रिविलेज क्या मिलता है कि अबोरिजिनल लोग, नॉन अबोरिजिन मतलब उसको सीधा बोलिए कि आदिवासी गैर आदिवासी का अपनी जमीन नहीं दे सकते, लेकिन इनको इसके बारे में ये खुश नहीं है, ये लिखा हुआ है। वो लोग, उसमें से अधिकांश लोग इसके बारे में खुश नहीं हैं, और वो अपना गौरव के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। और इसीलिए, और दूसरा बात ये कहा गया कि ये आर्थिक रूप में भी, भौतिक समृद्धि के रूप में, उसमें लिखा ही गया है कि फिजिकल जो भी मतलब समृद्धि के रूप में, भौतिक समृद्धि के रूप में दूसरे अबोर्जिन ट्राइब्स लिखा गया, इस क्षेत्र के दूसरे अबोर्जिन ट्राइब से इनकी स्थिति बेहतर है। तो इसकी वजह से जो है कि 1931 में जनगणना में उन्होंने हटा दिया। तो मूल कारण 31 तक था, 1951 में नहीं 31 में हट गया। अच्छा, 31 में ही हट गया, मतलब उसमें डाला गया है और जनसंख्या भी बताया गया है। अच्छा। इनकी जनसंख्या लगभग 6.5 लाख के आसपास है, ऐसे उसमें लिखा गया है, लेकिन उसी टाइम में उसको हटा दिया गया। अच्छा ग्लैडसन जी, आप जितनी भी बातें कह रहे हैं कि कुर्मियों ने तब इसके खिलाफ बाकायदा एक मूवमेंट क्रिएट किया, और उन्होंने कहा कि हम एबोर्जिनल नहीं हैं, और इसलिए उन्होंने स्मारक पत्र सौंपा, और तब उनको जो है वो जनगणना से, सेंसस से हटा दिया गया। इस बात के क्या कोई प्रमाण है, या सिर्फ ये बातें कहीं सुनी बातें हैं जो पारंपरिक तौर पर आदिवासी संगठनों में ये बातें कही गई? इसका कोई प्रमाण है साहित्यिक तौर पे? हाँ, मैंने कहा ना कि 1931 का सेंसस मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ। अच्छा। उस पूरा सेंसस में डालिए, मतलब उसको लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि हमारा उस सेंसस में मेंशन किया हुआ है, इसलिए वो बोल रहे हैं उस सेंसस में है, लेकिन असल में उनको क्यों काउंट नहीं किया जा रहा है,
एबोरिजिनल ग्रुप में, मतलब प्रिमिटिव ग्रुप में, पहले तो एबोरिजिनल बोले थे, फिर प्रिमिटिव ट्राइब, उसमें उनको क्यों काउंट किया जा रहा है, क्यों अलग किया जा रहा है, वो जस्टिफिकेशन 1931 का सेंसस में है। तो उसको बोलते हैं हम 1931 तक थे। तो एक्चुअली इनका ही मांग था कि हमें मत रखो, इसीलिए इनको हटाया गया। और 1931 के सेंसस के आधार पर ही भारत सरकार, जब भारत आजाद हुआ तो बना, क्योंकि फिर विश्व युद्ध हुआ तो 1941 का सेंसस उस टाइप का नहीं हो पाया, ये सब कारण रहे। तो इसमें बहुत स्पष्ट है कि उनका ही मांग था, क्योंकि उनको लगता था कि आदिवासी हम होंगे तो हम बहुत नीच कहे जाएंगे, जंगली अनपढ़ गंवार कहे जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहते थे, अपने स्टेटस ऊंचा करना चाहते थे, इसलिए वो अपने आप को क्षत्रिय, और वो बोलते भी थे कि हम लोग शिवाजी के वंशज है, हम लोग का गौरवशाली इतिहास है ना। अच्छा, एक बात बताइए संजय, आप लगातार आदिवासी मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं। आप जब आदिवासी लोगों के बीच, जब अपने समुदायों के लोगों के बीच जाते हैं, जाहिर तौर पर पहले आदिवासी और दूसरी जो समुदाय यहाँ सबसे ज़्यादा बहुतायत में है वो कुड़मी है, इन लोगों के बीच जब आप बैठते हैं तो क्या आपको ये समझ में आता है कि कुड़मियों ने अपना स्टैंड बाद में क्यों बदला? अगर आपके ये दावे सही हैं कि उन्होंने अपनी प्राइड की वजह से एबोरिजिनल की इस आइडेंटिटी से खुद को दूर किया, तो अब वे क्यों इसी आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्यों वे जंतर मंतर पर जा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो कैंपेन जो मैंने कहा उसमें भी थोड़ा सा ऐड करने दीजिए। एक तो सरकार के स्तर पर उन्होंने डिमांड किया कि हम नहीं हैं आदिवासी, हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हमको उस सूची से हटाइए। और दूसरा, प्रैक्टिस में भी वो लोग ने चेंज किया, ब्राह्मणों को लाकर पूजा वगैरह कराना, जो भी जनेऊ वगैरह पहना, ये सारे प्रैक्टिस शुरू किए। अभी जस्ट उसका ऑपोजिट, उसमें क्या क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देख रहे हैं, एक तो रेल रोको, वहां दिल्ली में जाओ, जंतर मंतर में धरना दो, ये सब चीजें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक तरफ हो रहा है। दूसरी तरफ प्रैक्टिस में वो लोग चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहा है? इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपा था, शायद आपने पढ़ा होगा, कि वो लोग, उनका जो सबसे बड़ा पूजनीय चीज होता है तुलसी का पौधा, वो पक्का, बल्कि वो जो बनाते हैं उसी में डालते हैं। अब तुलसी का पौधा हटा रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का जो भी फोटो या स्टैचू है उस सब चीजों को हटा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो सब चीजें। और खुद ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारे पास वैसी प्रथा है, ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब नया नया। और अभी तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सरना हमारा है, जहर थान हमारा है, जो भी आदिवासी लोग आज प्रैक्टिस करता है सब कुछ हमारा, हमसे इन लोगों ने ले लिया। हर चीज को अपना जो है कि दावेदारी पेश कर रहे, सब कुछ चीजें हमारा है। आपने जो मूल सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने कहा पहले, अगर आपके दावे सही हैं तो हाँ बिल्कुल, पहले आइडेंटिटी का सवाल था। उन्होंने आइडेंटिटी एज ए आदिवासी आइडेंटिटी, मतलब पहचान उनको मंजूर नहीं है। एज ए प्रिविलेज, फायदा उनको मंजूर है। इनका पूरा आपका ये जो नैरेटिव देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं अभी। कहते हैं कि झारखंड में हमारी जनसंख्या लगभग 24-25% है, सबसे ज्यादा है एज ए इंडिविजुअल, मतलब एक जाति के रूप में, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मंत्री है, बोलता है। मुसलमान, उनकी जनसंख्या हमसे कम, उनके 2 मंत्री है। अब देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, उसके बाद गांव का हाथों मुंडा से लेकर ऊपर तक सब हमारा होना चाहिए। उसके अलावा आपको मैं बोलता हूं कि ये अभी भी आदिवासी क्षेत्र में रहना नहीं चाहते हैं। आदिवासी के लिए जो भी कानून बने हैं उसके अंदर में रूल नहीं होना चाहते हैं। इसलिए देखेंगे 2010 में इन्होंने पेशा कानून को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दिया, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को, इन्होंने अनुसूचित क्षेत्र को चुनौती दिया। उन्होंने ये कहा कि चूंकि आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, तो इसलिए इसको शेड्यूल एरिया को खत्म करना चाहिए। इनके जो सबसे बड़े नेता जो आज के तारीख में ये जो पूरा डिबेट को क्रिएट करके रखा हुआ है, शैलेंद्र महतो जी, उन्होंने खुद भी बार बार कहा कि जो है कि ये जनसंख्या के आधार पर सब कुछ है, जबकि शेड्यूल एरिया पॉपुलेशन के आधार पर बेस नहीं है। ये ब्रिटिश हुकूमत के साथ हमारे पूर्वज लोग उनके खिलाफ लड़े, उनका जो पूरा सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम था, इसकी वजह से उसके बहुत हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अलग हैं। लेकिन ये लोग पॉपुलेशन को बेस करते हुए सीधा डिमांड किया कि शेड्यूल एरिया को खत्म करो झारखंड से, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी कह रहे हैं पेशा कानून को लागू नहीं होने दे रहा, पेशा कानून के खिलाफ खड़े हैं, कहते पेशा कानून मत लागू कीजिए जब तक हमें शामिल नहीं करते हो। तो सवाल ये है, अगर आप आदिवासी हैं और ये भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब की सूची में जितने भी लोग हैं, जितने समुदाय वहां पर हैं, उससे सबसे बड़ा आदिवासी हम हैं, तो सवाल ये है, आप जब इतने बड़े आदिवासी हैं तो आप अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करना क्यों चाहते हैं? आप पेशा कानून को क्यों चाहते हैं कि वो लागू नहीं हो? मतलब आप जब बनेंगे, मान लीजिए उदाहरण के लिए आज शेड्यूल एरिया को खत्म कर दिया जाता है,
पेशा कानून को खत्म कर दिया जाता है, जिसको काला कानून की संज्ञा इन्होंने दी। कल को आप एसटी लिस्ट में इनलिस्ट हो गए तो फिर आप जो है कि रेल रोको करेंगे, शेड्यूल्ड एरिया फिर से बनाओ, पेशा कानून फिर से लागू करो। ये क्या लॉजिक है? तो इससे बहुत क्लियरली दिखता है कि वो एज ए आइडेंटिटी, एज ए पहचान, आदिवासी शब्द उनको पसंद नहीं था, अबोरिजिन होना पसंद नहीं था। एज ए प्रिविलेज मतलब फायदा के रूप में वो उसमें सूची में जाना चाहते हैं, ताकि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, उनको देख रहे हैं कि पॉलिटिकल जो प्रिविलेज मिलेगा यहाँ पर। अगर शेड्यूल ट्राइब में आ गए तो जहाँ मान लीजिए आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ उनके 10-15 परिवार भी रहेंगे, तो उनको टिकट दे दिया, फिर जोड़ तोड़ करके वहाँ भी वो जीत जाएंगे। हम इस पर आएंगे, लेकिन कई दावे हैं कुर्मी समुदाय से भी कि वे अब खुद को हिंदू धर्म में अब बतौर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लगभग एक आंकड़ा है कि 81 जो गोत्र हैं कुर्मी समुदाय में, उन्होंने खुद को हिंदू धर्म से अलग कर लिया है। ये प्रथाएं पहले से चल रही हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें भी ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? आप सीधा देखिए ना, ये सारे चेंजेस जो मैंने कहा, ये आइडेंटिटी के रूप में नहीं हो रहा है। अगेन मैं बोलूंगा, फिर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बस फायदा के लिए। हाँ। क्यों? अभी से जस्ट 10 साल पहले आप चले जाइए ना जी, 10 साल पहले कभी इनको कहीं सरहुल मनाते, करम मनाते कहीं पे आप नहीं देखेंगे। ये जो भी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं वगैरह वगैरह, कोई डिबेट में आप नहीं देखेंगे। आप इससे भी पुराना चल जाइए, इनका कुर्मी समुदाय के सबसे बड़े नेता हुए विनोद बिहारी महतो बाबू। उन्होंने खुद भी जो है शिवाजी समाज का गठन किया। यदि ये गर्व करते आदिवासी आइडेंटिटी पर, तो कोई ना कोई इनके पास संगठन होता। आदिवासी नामक संगठन इनके पास कुछ भी एक भी नहीं मिलेगा आपको। और उरांव, मुंडा, खड़िया, वहां जाइएगा तो खड़िया का भी अलग, खड़िया नामधारी संगठन भी है, लेकिन आदिवासी नामधारी संगठन भी है, और उनके पास नहीं था। और इनके जो पॉलिटिकल लीडर बहुत बड़े हुए रामटाल चौधरी जी, बूटी मोड़ चले जाइए, शिवाजी का प्रतिमा किन्होंने लगाया? उन्होंने ही लगवाया वहां पर। ये आइडेंटिटी, ये हमारा आइडेंटिटी है, हम शिवाजी के वंशज हैं। और अब देखिएगा, जब इसमें लोकुर कमेटी का रिकमेंडेशन जो 1965 का लोकुर कमेटी आया, जिसने 5 जो क्राइटेरिया तय किया, मापदंड तय किए कि कौन सी जातियां एसटी के समावेश में, एसटी उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ये जो कुर्मी महतो है, ये मूलतः कृषक जाति है, ये जो है कि ट्राइब नहीं है। उसके बाद देखिए 2004 में जब पूर्व मुख्यमंत्री या तत्कालीन मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं माननीय अर्जुन मुंडा ने रिकमेंडेशन भेजा दिल्ली, तब TRI, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सरकार का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने क्या कहा, उनका जो रिपोर्ट पढ़िए तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कुर्मी महतो है, ये महाराष्ट्र के कुणबी जाति का ही सब कास्ट है, उपजाति है। और लेकिन वे तो लगातार आरोप लगाते हैं कि भाई जब TRI ने अपने फाइंडिंग्स में सरकार को ये बातें बताई, तो उस वक्त चूंकि TRI में जो अध्यक्ष थे वो उसके आदिवासी होने का आरोप है, और इस वजह से उन्होंने आदिवासियों के पक्ष में इस तरह के जो शोध हैं वो सरकार को, वो तो आरोप लगाएंगे। आप हर चीज में आजकल तो यही होता है कि ये भाई ये मुसलमान बैठा है कुर्सी पर, इसलिए हमारे खिलाफ रिपोर्ट बना दिया। ये कोई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपका कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। अब देखिए ना, 1901 आपका तो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रिटिश जमाने का भी दस्तावेज क्या कह रहा है, उसके बाद के भी दस्तावेज क्या कह रहे हैं। आप खुद रहना नहीं चाहते थे, और बहुत स्पष्ट दिख रहा है। और सबसे मूल बात इसमें ये देखिए, ये इनके जो आज के जो चमकता सितारा है माननीय जयराम महतो जी, जयराम महतो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं इनको जो मतलब कुर्मी महतो को एक नए आइडेंटिटी के रूप में सूची में डालना चाहिए, वो कृषक ट्राइब। अब ट्राइब और कृषक दोनों तो एक नहीं हो सकता है ना भाई। एग्रीकल्चर ट्राइबल ट्रेड तो है ही नहीं ना। ये कृषि जो है आदिवासी लोग कब सीखे, वो तब सीखे जब वनोपज और शिकार की कमी हो गई, तब धीरे धीरे एडॉप्ट किया। बहुत बात का बात है। पहले आदिवासी जो है वो शिकार रहे और संग्राहक रहे। और आपको मैं बताता हूँ, इसको लेके 3 DNA रिपोर्ट आया। एक इनका 2018 में जो 92 DNA साइंटिस्ट डेविड रिक के नेतृत्व में जो उन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद आपका रखीगढ़ी का DNA रिपोर्ट आया आपका 19 में। फिर चीज का DNA रिपोर्ट, ये पूरा ये लोग ट्रेस कर रहे थे कि आखिर भारत में जो भी लोग हैं वो कहाँ से आए, इसी को लेकर। उसके बाद आपको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का, जिसका सैंपल सर्वे भी 2700 का है,
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है जो 20 फरवरी 2024 को जारी किया गया, तो उसमें स्पष्ट ये तीनों रिपोर्ट में ये कह रहा है कि भारत में जो पहले रह रहे थे वो हंटर और गैदरर थे। हंटर और गैदरर मतलब जो शिकार करते थे और कांदमूल फल फूल चुन के खाते थे। हाँ, मतलब शिकारी और संग्राहक, मतलब एकदम सॉलिड टाइप से आप कहेंगे तो ये जो शिकारी और संग्राहक कौन थे? आज भी देखिए, आप सिमडेगा हमारे इलाके में चले जाइए, गुमला या किधर भी चले जाइए, चाहे वो आदिवासी कोई धर्म को मानता है, कितना पढ़ा लिखा है, कुछ भी करता है, लेकिन उनको आप पाएंगे आज भी वो व्यक्ति जंगल जाता है, कोई ना कोई शिकार करता है, वहां जाएगा, खुखड़ी, पुट्टू, करील, कुछ महुआ, कुछ सब चुनेगा। तो ये जो ट्रेट है हंटिंग और गैदरिंग का, हम लोगों में नहीं गया। आज भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं क्या फल है आसपास में, कुछ तो ये करते हैं, तो वो आपका वो जीन में आ जाता है, डीएनए में आ जाता है। इनका क्या है, पूरा कुर्मियों का आप खोजेंगे तो कहीं भी आपको एक जगह नहीं मिलेगा जहां पे कहीं इन्होंने मुँह चुना, आज की तारीख में भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सभ्यता, इनका पूरा जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो नदी घाटी सभ्यता इनका है। यहाँ भी आप देखिएगा कि पूरा दामोदर नदी जो है उसी के आसपास आप बैठे हैं। आदिवासियों को आप देखिएगा, जहां से भी किधर से भी खदेड़े गए, अंत में वो जंगल में ही रहते हैं, जंगल के आसपास ही रहते हैं। तो ये सारे चीजें आपका अलग दिखता है। क्या भाषाई स्तर पे भी आदिवासी और कुड़मी जो हैं वो दो अलग अलग? बिल्कुल बिल्कुल। इनकी जो भाषा है वो कुरमाली भाषा इंडो आर्यन ग्रुप से आता है और ये मगही के बहुत करीब है, बल्कि इनफैक्ट कहा जाता है मगही का भाई बहन की तरह कुरमाली और ये मगही भाषा है ना। और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया मगही को। हाँ बिल्कुल। 8वीं अनुसूची में तब कोई भी भाषा को शामिल कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। उसमें तो आपका खुद का जो स्क्रिप्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह। अभी फिलहाल 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको शामिल किया। बिल्कुल। वो अलग ही, कौन भाषा शामिल करेंगे नहीं करेंगे वो अलग एक इशू है, लेकिन भाषा भी आदिवासियों से नहीं मिलता जुलता है। आजकल एक नया नैरेटिव लोग लेके आए हैं, वो कहते हैं कि ये जो कुड़मी महतो सबसे पुराने हैं, ये ओंगे आदिवासी जो 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकले और 65,000 साल पहले यहाँ पहुंचे और अंडमान निकोबार चले गए, तो वो कहते हैं कि उनके साथ हम लोग आए थे। तो मैं कहता हूँ जब आप उनके साथ आए थे, उनका तो कुछ भी नहीं बदला, आपका इतना कैसे बदल गया? नाक नक्शा से लेके आपका रहन सहन सब कुछ जो है कि आप इसको पियो से और जो है कि आपका आईफोन से आप चल रहे हैं, और उनको वो तो आज तक एजुकेशन सिस्टम को भी स्वीकार नहीं किया। उनकी अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम है, सब कुछ चीजें हैं। तो सिर्फ एक फर्जी तरीके से नैरेटिव बनाना। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिएगा, जितने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, एक भी जगह आपको कुड़मी का आंदोलन आपको नहीं मिलेगा। एक जो है भूमिज लोग का आंदोलन है, जिसको ये लोग दावा कर रहे थे कि हमारा आंदोलन है, रघुनाथ मुर्मू हमारा है, मतलब रघुनाथ महतो बना दिया उसको, रघुनाथ भूमिज को। तो उसको लेके केस किया भूमिज लोगों ने। तो वहां पे शैलेंद्र महतो ये कह रहे नहीं मैंने कहीं पढ़ा था, उसको मैंने लिख दिया, ऐसा टाइप का स्टेटमेंट है। उसी तरह आप देखिए, और एक लायंस सिस्टम में आप चले जाइए, ये लोग दावा कर रहे हैं आज के समय में, ये कहते हैं कि मुंडाओं से भी पहले हम आए थे यहाँ पर। ऐसे माना जाता है कि असुर लोग यहाँ पे सबसे पहले रहे हैं, तो उनसे भी पहले हम लोग सबसे पहले आए बोलते हैं। तो जब ये सबसे पहले आए थे तो CNT एक्ट में जिक्र इनका कहीं भी नहीं है, जबकि खुदकट्टी राइट्स मुंडाओं को मिला, आपको भुइहारी राइट्स आपको हम लोग खड़िया और उरांव लोगों को मिला, इनको क्यों नहीं मिला? कोल्हान में हो के लिए अलग व्यवस्था है, संतालों के लिए अलग व्यवस्था है, वहां भी उनको कहीं पे भी नहीं मिला। उनका ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस को लेके कोई रिसर्च कोई लिखा गया नहीं है। झारखंड का खासकर छोटानागपुर इलाके में डॉक्टर शरद चंद्र रॉय, AC रॉय, उन्होंने मुंडाज एंड देयर कंट्री किताब लिखा, उन्होंने उरांव छोटानागपुर लिखा, उन्होंने खड़िया जब छोटानागपुर लिखा। जब ये लोग इतना पुराने थे तो इतने बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। क्यों भाई? कुछ तो लिखना चाहिए जब आप इतने पुराने थे, सबसे पहले आपका दावा है। मेरा सवाल ग्लेडसन जी यही है कि भाई आदिवासी अगर आपके दावे सही हैं तो अब ये तो दर्शक तय करेंगे और ये तो बाकी लोगों को तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। हम तो बस आपका पक्ष जान रहे हैं, आपकी राय जान रहे हैं, और इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आपने इस पर खूब पढ़ा खूब लिखा है। मुझे ये समझाइए कि जब इस तरह के मूवमेंट्स खड़े होते हैं, है ना, जैसे अभी पूरे देश में लगभग
322 ऐसी जातियां हैं जो अभी मांग कर रहे हैं कि हमको आदिवासी सूची में, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। खास करके उड़ीसा में सबसे ज्यादा हैं। आप लोग को क्या डर सता रहा होता है? एक तो ईसाई कन्वर्जन आदिवासियों की सबसे बड़ी चुनौती है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो या तो ईसाई में कन्वर्टेड हो गए, कई लोग मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आपका जो रिजर्वेशन सिस्टम है, अगर आपके दावे सही हैं तो उसमें अब कुड़मी समुदाय ने भी अपनी हुंकार, अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू की है। आदिवासी इन सब के बीच केंद्रित क्यों है? क्यों चौतरफा मार अगर झेल रहा है, अगर कुड़मी आंदोलन सही है तो? देखिए, जो आपने कहा कि सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग ईसाई में कन्वर्ट हो गए, ये एक्चुअली मिस इंटरप्रिटेशन है, या आप बोले कि कंसेप्शन है। मैं आपको डेटा बता देता हूँ। यदि पूरे देश का आप देखेंगे तो मात्र 5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है। अगर झारखंड की आप बात करेंगे तो 15% आदिवासी जो है वो ईसाई धर्म को मानता है, 37% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है। तो जो ज्यादा आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, या फिर उधर जिस तरह से हिंदुआइजेशन हो रहा है, उसको अंडर कारपेट डालने के लिए ये धर्मांतरण को ज्यादा, मतलब ईसाई बन रहे हैं उसको ज्यादा दिखाया जाता है। और ये भी कहा जाता है हिंदू बन रहा है वो धर्मांतरण नहीं है, ईसाई बनता है वो धर्मांतरण है। तो ये सारा कुछ आरएसएस का नैरेटिव, झूठ, नफरत और ये जो फरेब वगैरह जो है, फर्जी चीजों के लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसी का कैसे रोकेंगे खुद को? अब थोड़ा सा मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो मसला ये है कि आदिवासी कौन है। आदिवासी रिलीजियस ग्रुप नहीं है। जैसे ये लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हम अगर एनिमिस्ट में जाएंगे, सरना धर्म को सारे जो है कि कुर्मी मान लेंगे तो हम आदिवासी एसटी कैटेगरी में घुस जाएंगे। ये वो उसका मतलब नहीं है। वो शुद्ध रूप से एक एथनिक ग्रुप है, नस्लीय समुदाय है, जिनकी अपनी अलग भाषा है, उनकी अपनी अलग विशिष्ट संस्कृति है, उनकी रूढ़ी, प्रथा, परंपराएं और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो है, मेरा कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप इस ग्रुप में मत जाइए, इसको मत शामिल कीजिए, उसको मत शामिल कीजिए। मेरा स्पष्ट मत है, पहले जब इस सूची में डाल दिया जा रहा था, उस समय में जो हिस्ट्री लिखी जाती थी या बाकी चीजों को तय किया जाता था, उसका आधार क्या था? उसका आधार होता था आपका लिंग्विस्टिक एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे और खासकर एंथ्रोपोलॉजिकल जो एविडेंस, हमारा जो भी देखने वगैरह का आउटलुक जो होता था, ये सब चीजें। अभी उसमें डीएनए शामिल हो गया है, तो बहुत क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी डीएनए आप टेस्ट कीजिए, डीएनए के आधार पर जो भी होगा उसको दे दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये पूरी बातचीत तो अब आ गई अपने स्तर पे। अब मैं थोड़ा से राजनीति के निगाह से भी, चूंकि इस देश में कुछ भी ए पॉलिटिकल नहीं है, मतलब सब कुछ ही पॉलिटिकल है, तो मैं थोड़ा इसे झारखंड की सियासत के संदर्भ में भी आपसे समझना चाहता हूं। सरकार निश्चित तौर पर इस वक्त अबुआ सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और आदिवासियों ने दम भर उनको सपोर्ट किया है और इसलिए उनकी सत्ता में जबरदस्त वापसी हुई है। ऐसी सरकार अब तक झारखंड में इतने प्रचंड जनादेश के साथ तो नहीं बनी, खासकर कोई एक पार्टी को इतना बड़ा बहुमत इस तरीके से तो नहीं मिला। मैं ये समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आज एक बड़ा अंतर्द्वंद है क्या? क्योंकि उनके साथ पारंपरिक तौर पर कुड़मी भी जुड़े रहे हैं, कुड़मी के बड़े नेता जगन्नाथ महतो, मथुरा प्रसाद महतो और बाकी तमाम लोग भी उनके साथ जुड़े रहे हैं। कितना बड़ा अंतर्द्वंद है एक पॉलिटिकल पार्टी जेएमएम जैसी पार्टी को, जो इस वक्त सत्तासीन है, उनको ना इधर स्टैंड लेने में बन रहा है, ना उनको उधर स्टैंड लेने में बन रहा है, और आखिरकार स्थितियां और जिस तरीके का मोमेंट खड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ स्टैंड तो तय करना पड़ेगा। तो ये कितना बड़ा अंतर्द्वंद है एक पार्टी के लिए? देखिए, सबके लिए ऐसे होता है। एक समय ऐसा आता है जब, मतलब दुनिया में कोई ऐसे व्यक्ति या पार्टी नहीं है जो इस कंट्रडिक्शन से नहीं गुजरा है। हर टाइम हम लोग गुजरते हैं। अब सवाल ये है कि ये पॉलिटिकली कैसे डील करेंगे, क्योंकि झारखंड मूवमेंट के समय में यह भी हुआ था। कई लोग मानते थे कि टोटेमिक कुर्मी आदिवासी, इनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। इवन स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा और उनका ग्रुप। आज के समय में मैं उनके ग्रुप जो बचे हैं उनसे मैंने बात किया। मैंने उनको पूछा, आज आप क्या मानते हैं? तो बोलते हैं कि उस समय में हम लोग बहुत गलत थे। सही बात यही है कि वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है। जहाँ का आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जेएमएम ने भी एक समय में जेएमएम ने भी अपना रेजोल्यूशन पास करके डिमांड किया था कि इनको शेड्यूल ट्राइब घोषित करना चाहिए, लेकिन अभी तो निश्चित तौर पे इनको बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे डील करेंगे। और चूंकि अभी
इनका कुर्मी महतो का एक अपना पॉलिटिकल आउटफिट आ गया और कहीं ना कहीं जयराम महतो को एहसास हो गया कि मुझे अगला कम से कम 29 में तो आदिवासी इलाकों से कुछ मिलना नहीं है। तो उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिक्स को महतो कम्युनिटी में फोकस कर दिया। इसकी वजह से जेएमएम को निश्चित तौर पर चुनौती मिलेगा। लगभग 20 से 25 सीट में उनको बहुत टक्कर मिलेगा। पूरा झारखंड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 20 और 25 सीट, और 20 और 25 सीट का मतलब आप समझते हैं झारखंड में और वो भी सत्ता ऐसी किसकी स्थिति में बनेगी। वो भी ऐसी स्थिति में जब जातीय जनगणना होनी है और उसके बाद बिल्कुल। परिसीमा लागू होना है तब। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें चूंकि देखिए, इसमें ना सिर्फ जेएमएम, आप देखिएगा तो कुर्मी समुदाय भी खुद दुविधा में है। इसीलिए वो कह रहे हैं, कभी कहते हैं हमको एग्रीकल्चर ट्राइब घोषित कर दो, कभी कहते हैं कि शेड्यूल मतलब शेड्यूल एरिया को हटा दो, पेशा कानून जब तक हम नहीं आते हैं तब लागू कर, मतलब कहीं ना कहीं उनको भी डाउट है कि नहीं होंगे। तो इधर ना उधर कभी जो है कि यहाँ का जो लार्जर कम्युनिटी जो खुद को बोलते हैं कि हम कुछ कभी मूलवासी भी बोलते हैं, मूलवासी सदान भी बोलते हैं, तो उनके साथ भी रहना चाहते हैं, इधर भी रहना चाहते हैं। एक तरफ हम आदिवासी भी हैं, लेकिन मुंडा उरांव खड़िया इनको स्वीकार भी नहीं करें, उनके साथ चलना भी नहीं चाहते। तो बहुत कुछ द्वंद्व यहाँ पे चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल द्वंद्व बहुत आज अभी तो मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करना नहीं चाहूंगा कि भाई उनका सीट में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पे आप देखना पड़ेगा जेएमएम के पास क्या थिंक टैंक है इसको डील करने की, उसका थिंक टैंक क्या कर रहा है। हाँ, अभी एक बात बताइए कि अगर क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि कुर्मी समुदाय जो अब तक आपको लग रहा है कि वे आपके साथ चलने को तैयार नहीं है या उस तरीके से नहीं चल रहे हैं, क्या वे जब फुल कॉन्फिडेंस में, फुल स्ट्रेंथ के साथ जब वे आपको सर स्वीकृति से स्वीकार कर लेंगे कि भाई हम ही हैं, हम आदिवासी, तो क्या आदिवासी संगठन क्या ये स्वीकार करेगा कि वो भी हमारे भाई हैं, उनको भूल चूक हो गया उनके साथ? देखिए, सिंपल सा बात है, हम आदिवासियों की मूल लड़ाई क्या है? हमारी मूल लड़ाई आज भी हम लोग आदिवासी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा हर 9 अगस्त को पूरे देश के आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। किसी कुर्मी को अभी आपने देखा कभी विश्व आदिवासी दिवस मनाते हुए? और हर समय में जब आरएसएस हम लोग को वनवासी कहता है, बीजेपी वनवासी कहता है, हम लोग चुनौती के साथ उनको कहते हैं। आज के हम लोग के मूवमेंट और रेसिस्टेंस की वजह से आरएसएस और भाजपा के लोग वनवासी शब्द को भूल गया। नहीं तो अभी से 10 साल पीछे जाइए, कोई भी आएगा वनवासी वनवासी, आदिवासी शब्द उपयोग नहीं करते थे। फिर आदिवासी शब्द से जनजाति में शिफ्ट करने की कोशिश की, जनजाति गौरव दिवस, और अभी यहाँ तक विश्व आदिवासी दिवस को बोला। ये तो ईसाइयों का है, क्योंकि कोलंबस जो है वो 9 अगस्त को अमेरिका पहुंचे थे, इसी याद में उसको मनाया जाता है। तब मैंने उनको एक्सपोज कर दिया, क्योंकि कोलंबस तो 12 अगस्त 1492 को पहुंचे थे, मतलब 12 अगस्त बोलते हैं, 12 अक्टूबर 1492 को पहुंचे थे अमेरिका, और उसके याद में कोलंबस दिवस मनाया जाता था। तब अमेरिकन आदिवासियों ने उसका विरोध किया, तब वहां से आदिवासी दिवस शुरू हुआ। और जब यूएन ने कमेटी बनाई पूरी दुनिया के स्तर पर आदिवासियों को लेकर, तब उस कमेटी की पहली बैठक आपको 9 अगस्त 1982 को जेनेवा में हुआ, और उसी की याद में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो हर चीज को ये लोग करते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी की हमारी मूल लड़ाई है, इनका मूल लड़ाई किसका है? फायदे का मूल लड़ाई। तो लड़ाई ही अंतर है, जैसे दलितों के साथ, दलितों की मूल लड़ाई क्या है? उनका डिग्निटी की लड़ाई। तो कुल मिला के मामला ये है कि हमारे साथ ग्लेडसन डुंगडुंग जी थे। आपसे बहुत सुखद बातचीत हुई, ये हमारी पहली दफा मुलाकात है, और हम कोशिश भी करेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी मुद्दों की बात करने वाले ग्लेडसन डुंगडुंग हमारे साथ हैं। इसके अलावा जो उस समुदाय से, यानी कि कुर्मी समुदाय के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनकी मांग क्यों है ऐसी, और कितनी ये मांग जायज है, उसके पीछे का तथ्य, उसके पीछे का तर्क क्या है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की, और हमारे साथ हैं ग्लेडसन डुंगडुंग सर। शुक्रिया।